जय हिंद दोस्तों, मैं हृदय शर्मा। दोस्तों, हम पिछले 2 लेक्चरों से 1857 का जो विद्रोह है उसके बारे में दोस्तों चर्चा कर रहे हैं। हमने 2 लेक्चरों में 1857 का जो विद्रोह है उसके सामान्य परिचय के बारे में देख लिया है, उसके कारणों के बारे में विस्तार पूर्वक जान लिया है। फिर उसके जो केंद्र थे विद्रोह के, कहाँ कहाँ विद्रोह फैला, उसके बारे में जान लिया है। इसके बाद हमने उस विद्रोह का जो महत्व था उसके बारे में विस्तार पूर्वक देखा था। दोस्तों, हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि जो विद्रोह है, इस विद्रोह इतने भयानक रूप में अब तक सबसे बड़ा विद्रोह था, लेकिन फिर भी ये विद्रोह असफल हो गया। क्यों हो गया, इसके कारणों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, हमने देखा है पिछले लेक्चरों में कि विद्रोह अपने प्रकार का भारत में या इतने विशाल स्तर पर होने वाला, इसलिए विशाल स्तर पर होने वाला प्रथम विद्रोह था। फिर भी ये असफल हो गया। दोस्तों, हमें देखना है क्यों असफल हो गया। कहीं ना कहीं इस विद्रोह में पहली बार भारतीयों ने जो एकता अखंडता है, जो एकता और जो अखंडता है, कहीं ना कहीं दोस्तों उसका परिचय भी इस विद्रोह में भारतीयों ने दिया था, परंतु फिर भी विद्रोह असफल हो गया। इसके कुछ तो कारण रहे होंगे दोस्तों, इस लेक्चर में हम अब देखते हैं कि इस 1857 का जो विद्रोह था उसके असफलता के क्या कारण थे। ये जो प्रश्न होता है ये अपने आप में मुख्य परीक्षा की दृष्टि से 11 नंबर के लिए और 6 नंबर के लिए अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ हम इस प्रश्न का एक अच्छे फॉर्मेट में आंसर देख लेते हैं कि 1857 का जो विद्रोह था उसके क्या कारण थे जो असफल हो गया। दोस्तों देखिए, इस स्लाइड में हम बात करते हैं कि जो 1857 का जो विद्रोह था उसके असफलता के क्या कारण थे। इन कारणों को हम पॉइंट वाइज स्लाइड में देख लेते हैं, फिर इनको विस्तार पूर्वक हम आगे देखेंगे। दोस्तों, क्या कारण थे इन विद्रोह की असफलता के? तो कहीं ना कहीं दोस्तों संगठन में इनकी कमियां रही होंगी। संगठन में क्या कमियां थी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ हम सिनॉप्सिस में देख लेते हैं। तो क्या असफलता क्या कारण थे? तो कहीं ना कहीं जो संगठन था उसमें कुछ गड़बड़ी रही होगी, उसमें कुछ खराबी रही होगी, वो दोषपूर्ण रहा होगा, तब तो ये विद्रोह असफल रहा। एक ये कारण। और क्या? देसी राजाओं की गद्दारी। कहीं ना कहीं जो देसी राजा महाराजे थे, जो देसी रियासतें थीं, कहीं ना कहीं उन्होंने भारतीयों का पक्ष ना लेकर इस विद्रोह में अंग्रेजों का पक्ष लिया। जैसे भोपाल के नवाब अपने सिंधिया, भोपाल रियासत को मान लो, सिंधिया रियासत, तो इन्होंने क्या हुआ, अंग्रेजों का साथ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ये विद्रोह कहीं ना कहीं असफल हो गया। और क्या हुआ, वो जो विद्रोह था वो कहीं ना कहीं सीमित उसका स्वरूप था। हम देखते हैं कि अपने प्रकार का सबसे बड़ा विद्रोह था अब तक, लेकिन फिर भी ये विद्रोह राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए था, वहां तक नहीं पहुंचा। कैसे? दक्षिण भारत था लगभग, वो इससे पूरा अछूता रहा। दक्षिण भारत अछूता रहा इससे। और क्या? सैन्य कारण कि भारतीय सैनिक जो थे कहीं ना कहीं अंग्रेजों की तुलना में उनमें दक्षता कम थी, वो कम कुशल थे, उनके पास हथियार कम थे, आधुनिक नहीं थे, ये कारण है। आधारभूत सामरिकी का उपयोग। आधारभूत सामरिकी क्या है दोस्तों, ये अभी हम डिस्कस करेंगे आगे। कहीं ना कहीं उन्होंने जो उस समय संचार के साधन थे कहीं ना कहीं उनका उपयोग नहीं किया, ये कारण है। और जन समर्थन का अभाव। जन समर्थन कैसे? कि जो मध्यम शिक्षित वर्ग था कहीं ना कहीं वो इससे अछूता था, जो ग्रामीण इलाके थे कहीं ना कहीं वो इससे अछूते थे, ये कारण है। निश्चित लक्ष्य का अभाव। निश्चित लक्ष्य का कैसे अभाव? कि इनके पास कोई निश्चित लक्ष्य था ही नहीं कि यदि हम इस विद्रोह में सफल भी हो गए तो आगे क्या करेंगे, इसके लिए इनके पास कोई रणनीति थी ही नहीं। और क्या हुआ? और ये कि इनके पास जैसे अपने झांसी की रानी या अवध की जो बेगम थी, वो मात्र अपने उत्तराधिकारी के युद्ध के लिए लड़ रही थी, उत्तराधिकारी के लिए लड़ाई लड़ रही थी। नाना साहेब अपनी पेंशन के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तो कोई आज़ादी के लिए ये युद्ध थोड़ी ना हुआ था, ये तो मात्र अपने व्यक्तिगत या सामुदायिक हितों मात्र के लिए हुआ था। तो ये इसके कुछ कारणों को देख लिया। अब हम इसके कारणों को विस्तार पूर्वक समझते हैं कि इस विद्रोह की असफलता के क्या कारण थे, उनको देखते हैं अब हम। दोस्तों, इन कारणों को हम विस्तार पूर्वक समझ लेते हैं कि क्या कारण थे जिनके परिणाम स्वरूप विद्रोह असफल हो गया। दोस्तों, कैसे? संगठन का अभाव। संगठन का कैसे अभाव? कि जो सैनिक थे, जो विद्रोही थे,
उन्हें कहीं से कुशल नेतृत्व नहीं मिला। जो विद्रोही थे उनके पास कुशल नेतृत्व का अभाव था, कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था, उनको मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा था। ये हुआ। और क्या हुआ, विद्रोह जो था वो बिना पूर्व योजना के प्रारंभ हुआ। बिना पूर्व योजना के प्रारंभ हुआ। और क्या हुआ दोस्तों, और ये हो कि हमने देखा था कि 31 मई 1857 को विद्रोह की तारीख निर्धारित हुई थी। लेकिन जो विद्रोह था वो कहीं ना कहीं 10 मई को ही प्रारंभ हो गया था। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ जो तैयारियां थी विद्रोहियों की वो पूर्ण नहीं हो पाई। ये हो गया। और क्या हुआ, अगला कारण हम देखते हैं कि देसी राजाओं की गद्दारी कैसे, कि जो देसी राजा थे कहीं ना कहीं उन्हें विद्रोहियों का साथ देना था। विद्रोही थे, उन्हें देसी राजाओं को विद्रोहियों का साथ देना था, समर्थन करना था। लेकिन हुआ क्या, हुआ बिल्कुल इसके विपरीत। क्या हुआ, जैसे अपने ग्वालियर के सिंधिया, भोपाल के नवाब, जो ऐसी कुछ रियासतें थीं, पंजाब, ऐसी कुछ जो रियासतें थीं, कहीं ना कहीं उनके जो राजा थे उन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया। अंग्रेजों का क्या किया, समर्थन किया। कहीं ना कहीं अंग्रेजों का समर्थन किया और क्या, वो विद्रोह को कुचलने में सहायता की। जो विद्रोह था विद्रोह को दमन करने में, में सहायता की। ये इसके कारण हो गए। और विद्रोह का सीमित स्वरूप कैसे दोस्तों, अगला हम देखते हैं कि विद्रोह का सीमित स्वरूप रहा। कैसे सीमित स्वरूप रहा, कि दोस्तों हमने देखा है कि यह जो विद्रोह था मात्र यह शहरी क्षेत्रों तक विद्यमान था। शहरी क्षेत्रों तक भी कहाँ, उत्तर पूर्व भारत में शहरी क्षेत्रों तक विद्यमान था। और क्या, यह मात्र उत्तर भारत में, ये यूं कहें कि उत्तर पूर्व भारत तक सीमित था। और क्या कहें, इससे जो मध्यम शिक्षित वर्ग था, मध्यम शिक्षित वर्ग अछूता रहा। इसलिए इस विद्रोह का सीमित स्वरूप रहा। ये कारण देख लिए हमने दोस्तों। अब इस देखते हैं इसके आगे के कारण, कि आगे के और क्या कारण थे जिनके परिणाम स्वरूप विद्रोह असफल रहा। दोस्तों हम देखते हैं अब अगले कारण क्या थे जिनका परिणाम स्वरूप विद्रोह असफल हुआ। दोस्तों एक यही कि निश्चित लक्ष्य का अभाव था। निश्चित लक्ष्य का कैसे अभाव था, कि जो विद्रोही थे, जितने भी जो विद्रोही थे दोस्तों, उनके मध्य कोई भी कॉमन जो लक्ष्य होता है, कॉमन लक्ष्य नहीं था इनके बीच। कोई भी कॉमन लक्ष्य नहीं था। जैसे कि लक्ष्य कैसे नहीं था इनके पास एक भी, जैसे जो अपने नाना साहेब थे, कानपुर वाले जो नाना जी थे, ये क्या कर रहे थे, ये मात्र अपनी पेंशन के लिए लड़ रहे थे। ये मारे कि हमें अपनी पेंशन मिल जाए, हमारा युद्ध खत्म। ये अपनी पेंशन के लिए लड़ रहे थे। जो झांसी की रानी थी,
वो कहीं ना कहीं अपनी झांसी के लिए लड़ रही थी कि कहीं ना कहीं हमें या हमारे पुत्र को झांसी मिल जाए, हमारा युद्ध खत्म। जो अवध की बेगम थी हजरत महल, वो कहीं ना कहीं अपने राज्य के लिए लड़ रही थी, अवध के लिए, कि हमारे बेटे को, ब्रजेश कादर को, हमारा जो बेटा है ब्रजेश कादर, उसे कहीं ना कहीं अवध की राजगद्दी मिल जाए, अवध की राजगद्दी मिल जाए, क्योंकि हड़प नीति के तहत अवध का विलय कर लिया गया था, इसलिए ये लड़ रही थी। तो इन जो विद्रोही थे इनके पास कोई कॉमन लक्ष्य थोड़ी ना था कि उस लक्ष्य को निर्धारित करके ये लोग लड़ सकें। एक ये मुख्य कारण था। अगला क्या था? अगला ये था कि जन समर्थन का अभाव था। ये जो विद्रोह था ये अधिकतर सैनिक वर्गों तक फैला, और इससे जो ग्रामीण कृषक वर्ग था, ग्रामीण कृषक जो वर्ग था, उस तक ये विद्रोह सटीक रूप से नहीं पहुंच पाया, वहां तक नहीं पहुंच पाया। और मध्यम शिक्षित वर्ग, मध्यम शिक्षित जो वर्ग है वो इससे अछूता रहा। तो इसमें जो पर्याप्त जन समर्थन था वो नहीं मिल पाया। इसमें महिलाओं की भागीदारी नहीं थी या कम थी। महिलाओं की भागीदारी नाम मात्र की थी या नहीं थी, भागीदारी न्यूनतम, ये इसमें जन समर्थन नहीं मिला। सैन्य कारण क्या थे दोस्तों इसके? जो भारतीय सैनिक जो थे कहीं ना कहीं उनमें दक्षता कम थी। किसके रूप से? अंग्रेजों की तुलना के रूप से। दक्षता कैसी? उस दक्षता की बात नहीं कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं भारतीय सैनिक लड़ने में कमजोर थे, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। दक्षता कैसी कम थी कि जो अंग्रेज सैनिक थे कहीं ना कहीं वो प्रशिक्षित थे आधुनिक रूप से, लेकिन भारतीय सैनिक प्रशिक्षित नहीं थे। और क्या, जो अंग्रेज थे उनके पास आधुनिक हथियार थे। कैसे हथियार? वो भी आधुनिक, जबकि भारतीयों के पास नहीं थे। भारतीयों के पास आधुनिक हथियार नहीं थे। ये हो गया। और क्या, विद्रोहियों के पास आधुनिक हथियार नहीं थे। और जो अंग्रेज सैनिक थे, दमनकर्ता थे, उनको कहीं ना कहीं किसी प्रकार के जो संसाधन थे, अंग्रेजों को संसाधनों की कमी नहीं हुई। तो भारतीय तो पहले से ही गरीब थे, उनके पास पहले से ही धन नहीं था, संसाधन पहले से ही नहीं थे। तो ये कारण हो गया। और क्या कारण हो गया? हमने ये कारण देख लिया। और क्या कारण हैं दोस्तों, उनको आगे हम देख लेते हैं। और दोस्तों ये कारण है अगले कि भारतीय विद्रोही थे उनने कहीं ना कहीं आधारभूत समरकी है। समरकी क्या होती है दोस्तों, अभी बताता हूँ आपको। जो आधारभूत समरकी है कहीं ना कहीं उसका प्रयोग नहीं किया। उसका प्रयोग कैसे? जो संचार के साधन थे, कहीं ना कहीं अंग्रेज या जो एक दूसरे को कनेक्ट करने वाले जो साधन थे, कहीं ना कहीं अंग्रेज जो है उनका उपयोग कर रहे थे। उपयोग कैसा? उपयोग कहाँ कर रहे थे? विद्रोह के दमन में कर रहे थे। तो ये कहते हैं कि जो विद्रोही थे उन्हें क्या करना था? उन्हें कहीं ना कहीं जो संचार के साधन थे, जो पुल थे, जो सड़कें थी, जो रेडियो स्टेशन थे दोस्तों,
या रेडियो स्टेशन जैसी एक व्यवस्था होती थी जिससे लोगों में कहीं ना कहीं उनसे आदान प्रदान किया जा सके। वो उनको रेडियो स्टेशन ही बोल दो आप, रेडियो स्टेशन। बेसिकली रेडियो स्टेशन नहीं थे उस टाइम पे, ये उस तरह की व्यवस्था थी। और क्या, और जो वाइटल केंद्र थे वो वाइटल मिलिट्री केंद्र, वाइटल मिलिट्री केंद्र कहीं ना कहीं जो विद्रोही थे उनको नष्ट करना था। इससे क्या होता, अंग्रेजों को दमन में, विद्रोह के दमन में कहीं ना कहीं कठिनाई होती, तो ये इन्होंने नहीं किया, ये कारण हो गया। दोस्तों यहाँ हमारे कारण समाप्त हो जाते हैं, लेकिन इसके अलावा आप और थोड़े से कारण पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। कैसे कि कुशल नेतृत्व का अभाव था इस विद्रोह में, कुशल नेतृत्व का अभाव, और क्या, मार्गदर्शन का अभाव, कि विद्रोहियों को मार्गदर्शन नहीं मिला। अभाव, विद्रोह को जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्वरूप होता है, अखिल भारतीय स्वरूप नहीं मिला। विद्रोह को अखिल भारतीय स्वरूप नहीं मिला। विद्रोह को अखिल भारतीय स्वरूप नहीं मिला। और क्या दोस्तों, और ये कि जो विद्रोही थे, विद्रोही जो थे उन्होंने कहीं ना कहीं जो दिल्ली था उसके रणनीतिक महत्व को नहीं समझा, उसके रणनीतिक महत्व को नहीं समझा। ये इसका कारण हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ इस विद्रोह के हम कारणों को समाप्त करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन अपना ये बनता है, या अगला सब टॉपिक इसमें ये होता है, जो 1857 का जो विद्रोह था, उस विद्रोह का कुछ महत्व रहा होगा, या उस विद्रोह के क्या परिणाम रहे। महत्व तो हमने कल देख लिए थे, आज परिणाम देख लो कि इस विद्रोह के बाद क्या हुआ, क्या परिणाम रहे, इसके क्या प्रभाव रहे। उन प्रभाव या परिणामों को देख लेते हैं दोस्तों अब हम देखते हैं कि 1857 के जो विद्रोह थे उसके क्या परिणाम थे, क्या उसके प्रभाव रहे, उनको देख लेते हैं दोस्तों इस विद्रोह तक, 1857 के पूर्व तक क्या हुआ था कि भारत में कागजी रूप में, कहाँ, कागजी रूप में, कागजी रूप में मुगल सत्ता विद्यमान थी, मुगल सत्ता थी। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ से संपूर्ण रूप से मुगल सत्ता की समाप्ति कर दी गई, और जो अंतिम बादशाह थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, उनको कहीं ना कहीं बार बंदी बना लिया गया और रंगून भेज दिया। तो यहाँ से मुगल सत्ता की समाप्ति हो जाती है। ये अपना एक पॉइंट। और क्या हुआ, अभी तक क्या होता था दोस्तों, जो भारतीय शासन था, अभी तक जो भारतीय शासन था वो किसके अधीन था, यहाँ तक 1857 तक वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसके अधीन था। लेकिन यहाँ से 1857 के बाद से ये सीधे क्राउन के हाथ में चला गया, ब्रिटिश जो ताज था उसके अधीन चला गया, क्राउन के हाथ चला गया। ये हुआ। इस विद्रोह के पश्चात क्या हुआ कि वर्ष 1858 में महारानी ने एक घोषणा पत्र जारी किया। उस घोषणा पत्र में कहा गया कि अब तक जो राज्यों को विलय करने की डलहौजी ने एक नीति चलाई थी, हड़प नीति, यहाँ से जो है हम या ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार इस हड़प नीति को त्याग देगी, और जो जितनी भी रियासतें हैं उनके साथ यथास्थिति बनाई रखी जाएगी, यथास्थिति रखी जाएगी। यानी जितनी रियासतें ब्रिटिश भारत में शामिल हैं उनको शामिल रखा जाएगा, और जितनी रियासतें स्वतंत्र हैं उनको स्वतंत्र रखा जाएगा, ये बात कही।
और क्या बात कही, ये कही थी अपने, ये बात कही थी कहाँ, जो 1858 का महारानी का घोषणा पत्र था उसमें ये बात कही थी, कही गई थी। यहाँ से ये बात भी इसी में की गई थी ये बात भी। वह क्या कहा था कि भारतीयों के जो सामाजिक धार्मिक मामले हैं, जो भी भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक मामले हैं, उसमें सरकार अब हस्तक्षेप नहीं करेगी। इससे पहले सरकार हस्तक्षेप करती थी, कहाँ करती थी, आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो कि 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया, 56 में विधवा पुनर्विवाह लाया गया अधिनियम। तो यहाँ कह रही है कि अब हम भारतीयों के सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है। और क्या हुआ, और महारानी के घोषणा पत्र में एक बात और कही गई कि जो भारत सचिव के पद है उसका यहाँ से सृजन किया गया, एक नया पद बना दिया गया भारत सचिव का, जो भारत का अधिकारी होता था लेकिन ब्रिटिश संसद में जाके बैठता था, तो उसका सृजन कर दिया। और क्या हुआ, इस विद्रोह की भीषणता को देखकर जो भारतीय सैनिक थे सेना में, जो ब्रिटिश भारत की सेना में भारतीय सैनिक थे, कहीं ना कहीं उनकी संख्या सेना में कम कर दी गई। क्यों? क्योंकि आगे इस प्रकार की कोई भी घटना ना हो सके, इसलिए उनकी संख्या कम कर दी गई। ये हो गया। और क्या हुआ, जो सेना और जो तोपखाने थे उसके जो महत्वपूर्ण पद थे, लाइक कर्नल वगैरह के, कर्नल, तोपची, इनके जो पद थे उनसे भारतीयों को पूर्णतः मुक्त कर दिया गया कि आप अब यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। जो ऊंचे पद थे उनको पहले भी ऐसा था, लेकिन यहाँ से और कठोर कर दिया गया कि अब यहाँ तक भारतीयों को पहुँचना लगभग असंभव होगा। ये व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई। और क्या हुआ, हमने दोस्तों देखा था कि जो विद्रोह में अवध के सैनिक और बंगाल के जो सैनिक थे उन्होंने कहीं ना कहीं सक्रिय भूमिका निभाई थी, सक्रिय रहे थे वो ज़्यादा, तो उनकी संख्या सेना में कम कर दी गई क्योंकि इस प्रकार की फिर घटना ना हो। और एक आपको यहाँ एक बात याद रखनी होगी कि जो सेना थी, सेना कुछ ब्रिटिश भारत की सेना के कुछ जवान थे, कहाँ के, पंजाब के सैनिक और गोरखा के सैनिक। उनने क्या हुआ कि इस विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का साथ दिया था। गोरखा और जो पंजाब के सैनिक थे उन्होंने विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का साथ दिया था, इसलिए उनकी संख्या सेना में बढ़ा दी गई क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार को मदद मिल सके। ये इसके परिणाम अथवा प्रभाव हो गए। दोस्तों अगला प्रश्न हम देखते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने आप में, कि जो 1857 का विद्रोह था उसका स्वरूप क्या था, क्या स्वरूप था उसका, उस प्रश्न को हम देख लेते हैं। दोस्तों कल मैंने आपसे कहा था कि हम आज के लेक्चर में एक बहुत इम्पोर्टेंट विश्लेषणात्मक प्रश्न डिस्कस करेंगे जो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या प्रश्न है कि जो 1857 का जो विद्रोह था, 1857 का विद्रोह था, क्या उसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जा सकता है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जा सकता है? कहा जा सकता है। या इसके अथवा में एक और प्रश्न हो सकता है, क्या हो सकता है कि जो 1857 का जो विद्रोह था क्या वो मात्र सैनिक विद्रोह था? क्या मात्र सैनिक विद्रोह था? सैनिक विद्रोह था। अगर इस प्रकार का प्रश्न आपको परीक्षा में दिखाई दे तो आप उसे इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। या आपसे ऐसा ही प्रश्न पूछ सकता है कि 1857 का जो विद्रोह था या उसके स्वरूप को दर्शाइए, तो आपको वहाँ इसी फॉर्मेट को कॉपी करना है, इसी फॉर्मेट को अपनाना है। इसके लिए हम दो पहलुओं को देखेंगे दोस्तों। स्वरूप के लिए, विद्रोह के स्वरूप को देखने के लिए हमें दो पहलुओं को पढ़ना होगा। एक, जो ब्रिटिश विद्वान हैं वो क्या कहते हैं, और भारतीय विद्वान हैं वो क्या कहते हैं, तो हमें ये देखना होगा। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं जो विदेशी विचारक हैं, जो अंग्रेज विद्वान हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं। दोस्तों एक इतिहासकार हुए, एक विचारक हुए या एक विद्वान हुए, लॉरेंज, सीले और होम्स। इन्होंने कहा कि जो 1857 का जो विद्रोह था वो मात्र क्या था, मात्र सैनिक विद्रोह था।
अब ये तो कहेंगे ही, क्योंकि अगर ये इसे राष्ट्रीय विद्रोह कह देंगे तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों की नीतियाँ थी उनमें कमी देखने लगेगी। कैसे देखने लगेगी कि आपने पूरे देश को एक साथ आक्रोशित कर दिया, कहीं ना कहीं आपकी नीतियाँ खराब रही होंगी। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि इस विद्रोह को मात्र सैनिक विद्रोह कह दिया। लेकिन आपने अभी तक जितना इस टॉपिक को समझा है, आप इतना तो समझ गए होंगे कि ये विद्रोह मात्र सैनिक विद्रोह तो नहीं था, सैनिक विद्रोह से कहीं ऊपर था ये। तो लॉरेंस, सील और होम्स कहते हैं कि ये जो विद्रोह था ये मात्र सैनिक विद्रोह था। ठीक है, ये ऐसे ही आपको लिखने हैं वहाँ पे एग्जाम में, यही फॉर्मेट अपनाना है। एक इतिहासकार और थे अंग्रेजों में, आउट्रम, और एक थे टेलर। आउट्रम व टेलर, आउट्रम और टेलर कहते हैं कि ये जो विद्रोह था ये क्या था, ये मात्र जो हिंदू मुस्लिम लोग थे उन्होंने एक साजिश की। हिंदू मुस्लिम जो थे उन्होंने एक साजिश की, और ये जो साजिश थी वो साजिश का परिणाम था विद्रोह। यानी ब्रिटिश सरकार की नीतियाँ इसके लिए उत्तरदायी नहीं थी। ब्रिटिश सरकार की जो नीतियाँ थी वो उत्तरदायी नहीं थी, कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था ये कह दिया अपने टेलर व आउट्रम ने। और होम्स जो विद्वान थे वो कहते हैं कि ये जो विद्रोह था जो बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। बर्बरता कैसे, भारतीयों ने जो अपनाई वो बर्बरता थी इनके अनुसार, होम्स महोदय के अनुसार भारतीयों ने जो किया वो बर्बरता थी, और जो अंग्रेजों ने जो किया वो सभ्यता थी। ये सभ्यता है कि आप किसी देश में जाओ, वहाँ के संसाधनों का उपयोग करो, वहाँ के लोगों को बेरोजगार करो, वहाँ के लोगों में गरीबी फैलाओ, उनका शोषण करो और अपने देश धन ले आओ। ये सभ्यता थी इनके अनुसार। मेरे अनुसार नहीं, ये होम्स महोदय कहते हैं कि ये बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। अतः ये जो विद्वान थे, जितने भी ये ब्रिटिश विद्वान थे, अंग्रेज दार्शनिक थे, अंग्रेज विचारक थे, वो ये कहते हैं कि इस विद्रोह के लिए कहीं ना कहीं अंग्रेजी नीतियां जिम्मेदार नहीं थीं। अंग्रेजी नीतियां जिम्मेदार नहीं थीं। फिर क्या जिम्मेदार था? तो जिम्मेदार ये था कि जो सैनिक थे भारतीय जो सैनिक थे, कहीं ना कहीं उनमें कमियां थीं। जो भारतीय सैनिक थे उनमें कमियां थीं। कमियां अंग्रेजी नीतियों की नहीं थी, भारतीय सैनिकों की कमियां थी। ये ब्रिटिश विद्वान कहना चाहते हैं। ये लाइन अपन निष्कर्षता लिख सकते हैं, ये वाली निष्कर्ष के रूप में। दोस्तों, हमने देख लिया यहाँ कि ब्रिटिश विद्वानों का क्या मत था। अब हम देखते हैं कि भारतीय विद्वान इस बारे में क्या कहते हैं, उनका मत देख लेते हैं। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि जो भारतीय विचारक थे वो इस बारे में क्या कहते हैं, इस विद्रोह के बारे में। तो दोस्तों, इन भारतीय विचारकों में सबसे पहले हम देखते हैं वी.डी. सावरकर महोदय को। सबसे पहले वी.डी. सावरकर ने ही कहा था कि जो विद्रोह है 1857 का, ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये कहा था अपने वीर सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर जी ने कहा था कि जो प्रथम 1857 का जो विद्रोह है वो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। और विद्वान हुए थे कौन? बेंजामिन डिज़र्ली व अशोक मेहता। इन्होंने कहा कि ये विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह है। मतलब कहीं ना कहीं बात यही है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कह लो, थोड़े बहुत अंतरों के साथ बात दोनों लगभग बराबर हैं। जो अंतर क्या है कभी अपन विस्तार के साथ इनको देखेंगे। बेंजामिन डिज़र्ली व अशोक मेहता ने कहा कि ये जो विद्रोह था ये राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक है, लेकिन दोस्तों अब हम निष्कर्षतः एक बात लिख सकते हैं, क्योंकि हमें एक विश्लेषण करना है, तटस्थ बात कहनी है। हम देख रहे हैं कि ये विद्रोह कहीं ना कहीं राष्ट्रीय विद्रोह भी नहीं था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी नहीं था। क्यों नहीं था ये देखते हैं हम। ये विद्रोह हमने ये भारतीय इतिहासकार देख लिए, भारतीय विचारक देख लिए। अब देखते हैं इस विद्रोह की रियलिटी कि ये विद्रोह वास्तव में क्या था। क्या ये मात्र सैनिक विद्रोह था, या क्या ये मात्र प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? तो हम इसको वास्तविकता देखते हैं। अब दोस्तों, यह विद्रोह कहीं ना कहीं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी नहीं था और मात्र सैनिक विद्रोह भी नहीं था। और सैनिक विद्रोह क्यों नहीं था इसके कारण हमने पीछे देख लिए हैं। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों नहीं है ये कारण हम देखते हैं। क्यों नहीं है ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम? क्योंकि
इसका जो प्रसार था वो संपूर्ण भारत में नहीं हुआ था, संपूर्ण भारत में नहीं हुआ था। और क्या हुआ, और जो बहादुर शाह जफर थे, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे, वो कोई राष्ट्रीय सम्राट थोड़ी थे, उन्हें तुम्हारे जो विद्रोही थे मेरठ से भाग कर आए थे, उन्होंने घोषित कर दिया था। तो इसलिए भी कह सकते हैं कि विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था। और इसका कोई जो कॉमन उद्देश्य होता है वो नहीं था। क्यों नहीं था यार? सीधी सी बात है, राष्ट्रीय विद्रोह होने के लिए एक कॉमन लक्ष्य होना चाहिए, एक कॉमन उद्देश्य होना चाहिए कि हमें ये हासिल करना है, कि हमें आज़ादी हासिल करनी है, कि लोकतंत्र स्थापित करना है। एक ऐसा उद्देश्य भी तो होना चाहिए था, लेकिन इस विद्रोह का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। क्यों नहीं था? सबके अलग अलग उद्देश्य थे। जैसे नाना साहेब थे, ये मात्र पेंशन के लिए लड़ रहे थे, ये हमें पेंशन खत्म हो गई, वो पेंशन मिल जाए बस। रानी लक्ष्मीबाई थी, वो झांसी के लिए लड़ रही थी कि कहीं ना कहीं हमारी जो झांसी जाने वाली है या चली गई है वो हमें मिल जाए। जो बेगम थी अवध की, क्या नाम था उनका? हजरत महल, वो कह रही थी कहीं ना कहीं हमारे बेटे ब्रजेश कादर को अवध की राजगद्दी मिल जाए, इसलिए ये लड़ रही थी। तो कहीं ना कहीं आप समझ गए होंगे कि ये विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी नहीं था। हम इसका निष्कर्ष लिखते हैं कि क्या विद्रोह क्या था। दोस्तों ये आप समझ गए होंगे अच्छे से कि ये जो विद्रोह था कहीं ना कहीं ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से कम था। प्रथम, या यूं देखो, जो मात्र सैनिक विद्रोह की बात कही है, सैनिक विद्रोह की बात कही गई है, तो यह विद्रोह सैनिक विद्रोह से ज्यादा था, सैनिक विद्रोह से ज्यादा था। और क्या था? और यह था कि यह विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उससे कम था। मतलब ये जो मध्य की स्थिति है इस विद्रोह में, इस मध्य की स्थिति को ये कहीं ना कहीं छू रहा था कि सैनिक विद्रोह से तो ऊपर था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से कम था, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय स्वरूप नहीं था, दक्षिण भारत तक इसका प्रसार नहीं था। यहाँ आप ये पॉइंट यहाँ भी ऐड कर सकते हो कि दक्षिण भारत तक इसका प्रसार नहीं था। दोस्तों यहाँ हमने ये विश्लेषणात्मक प्रश्न भी हल कर लिया है। ये प्रश्न आपसे 11 नंबर के लिए अथवा 6 नंबर के लिए पूछा जाए तो आप इसे आसानी के साथ हल कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और ये टॉपिक जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आपका था वो यहाँ ख़त्म हो गया। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।